गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है क्लास 11th का, वो चल रहा है चुनाव और प्रतिनिधित्व, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे आरक्षण की व्यवस्था का। आरक्षण प्रमुखतः क्या होता है कि ऐसी जातियों को, समूह को, दलितों को दिया जाता है जो समाज में अन्य जातियों और धर्मों से पिछड़े हुए हैं, और उनको आरक्षण इसलिए दिया जाता है कि ये पिछड़े हुए वर्ग भी, पिछड़ी हुई जातियां भी समाज के अन्य वर्गों के समान समाज में अपनी भागीदारी निभा सके और समाज के अन्य समूह से अपने आप को क्या है, पिछड़ा हुआ व कमजोर नहीं समझे। इसलिए क्या है कि संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, और आरक्षण के द्वारा इन पिछड़ी हुई जातियों, समूहों को समाज में समान अधिकार दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसी के ऊपर आज हमें विस्तार से चर्चा और विस्तार से अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी। अगर हम बात करें कि पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई थी, या जो पृथक निर्वाचन मंडल है इसको प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखना, ब्रिटिश सरकार ने यानी अंग्रेजी सरकार के द्वारा भारत में पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई थी। अब बात आती है कि पृथक निर्वाचन मंडल है क्या और किससे संबंधित है और इसमें क्या होता है। तो इस बात को हम इसके अर्थ के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। किसी समुदाय के प्रतिनिधियों के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डाल सकेंगे। इसका जो सामान्य अर्थ है, इसका मतलब है कि किसी समुदाय के प्रतिनिधित्व के चुनाव में केवल उस समुदाय के से संबंधित जो लोग हैं या उस समुदाय के जो लोग हैं वो ही सिर्फ क्या है कि अपने प्रतिनिधियों को वोट डाल सकते हैं। यानी एक प्रकार से कहा जाए तो प्रतिनिधित्व है जो पृथक आरक्षण का, पृथक निर्वाचन का, इसमें जो प्रतिनिधि जिस समूह से या जाति से खड़े हुए हैं उनको उन्हीं के लोगों के द्वारा ही सिर्फ वोट डालने को अधिकार था, अन्य किसी के द्वारा क्या है वोट नहीं डाले जा सकते थे उनको। आगे बात आती है, पृथक निर्वाचन व्यवस्था संविधान के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाई। जो पृथक निर्वाचन व्यवस्था है जिसकी ब्रिटिश सरकार ने शुरुआत की थी, लेकिन अगर हमारे देश की दृष्टि से हम इस बात को समझने का प्रयास करें तो पृथक निर्वाचन है यानी अलग निर्वाचन व्यवस्था है प्रतिनिधियों के अनुसार, समुदाय के अनुसार, वो भारतीय देश में सफल नहीं हो पाई और संविधान के जो लक्ष्य थे, उद्देश्य थे, उनको पूरा करने में सफल नहीं हो पाई, क्योंकि इसमें जो प्रतिनिधि जिस समुदाय से खड़ा हो रहा है, चुनाव लड़ रहा है, उसी समुदाय के लोगों को, उसी समुदाय के व्यक्तियों को सिर्फ चुनाव में वोट डालने का अधिकार था, अन्य किसी समुदाय को वोट डालने का अधिकार नहीं था। इस वजह से जो ये पृथक निर्वाचन व्यवस्था है ये संविधान के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाती है। आगे हम बात करते हैं आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था। बाद में संविधान निर्माताओं ने पृथक निर्वाचन के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं, इसका सामान्य अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। बात आती है किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट डालेंगे, यानी किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में, यानी कहीं भी निर्वाचन हो उसमें ये नहीं है कि किसी समुदाय का प्रतिनिधि खड़ा हुआ है तो उसी समुदाय से संबंधित व्यक्ति है, ये समुदाय के लोग हैं, वो ही मतदान डाल सकेंगे। यानी इसमें क्या होगा कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी जो मतदाता है वो वोट डाल सकेंगे, उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है कि वो अपने समुदाय के लोगों को ही वोट डालेंगे, वो किसी को भी वोट है वो अपनी इच्छा के आधार पे डाल सकते हैं। लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा। अब इसमें विशेष बात क्या आती है, प्रतिनिधि कौन होगा, वो उस समुदाय का
प्रतिनिधि होगा या उस प्रत्याशी जो उस सामाजिक वर्ग का है उससे संबंधित है जिसके लिए सीट आरक्षित है। यानी जिसके लिए, जिस समुदाय के लिए, जिस वर्ग के लिए सीट आरक्षित है उस सीट के लिए सिर्फ उसी समुदाय या आरक्षित वर्ग का ही उस सीट के लिए प्रतिनिधि के रूप में खड़ा हो सकता है, उसमें यह होना जरूरी था। दूसरी बात है इसमें विशेष ये रही कि वोट है वो उसी समुदाय के लोग उसको दे सकते हैं, जो अन्य समुदाय, अन्य धर्म जातियों के लोग हैं वो भी उस समुदाय के लिए जो आरक्षित सीट है, उस व्यक्ति उस सीट पे जो उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ है उसको अन्य जातियों और धर्मों के लोग भी वोट दे सकते हैं। तो इसमें एक विशेष व्यवस्था क्या की गई कि सभी मतदाता है वो वोट डाल सकते हैं, लेकिन प्रत्याशी है या उम्मीदवार है वो सिर्फ उसी आरक्षित सीट का खड़ा होगा जो संविधान द्वारा निर्धारित है या सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। लेकिन वोट डालने का अधिकार सभी मतदाताओं को समान रूप से उस व्यक्ति को होगा। समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था जरूरी है। यानी किसी भी जाति, धर्म, वर्ग को समान समझने के लिए, समान बनाने के लिए प्रमुख रूप से क्या है, समुचित प्रतिनिधित्व है। यानी सभी को राजनीति में अपनी सहभागिता निभाने के लिए और जो पिछड़ी हुई जातियां हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था जरूरी है, क्योंकि बिना आरक्षण के अभाव में जो जातियां संख्या की दृष्टि से काफी कम है या जो पिछड़ी हुई है, दीनहीन है, वो अपने हितों की पूर्ति नहीं कर पाएगी। और उनके हितों की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि सभी जो वर्ग है, चाहे वो पिछड़े हुए हो चाहे बिना पिछड़े हुए हो, उनको समान रूप से प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। और आरक्षण की हमने बात की कि जो पिछड़ी हुई जातियां, वर्ग, समूह हैं उनको समान धारा में लाने के लिए और राजनीति में अन्य धर्मों और जातियों की समान सहभागिता निभाने के लिए उनके लिए आरक्षण जरूरी है। संविधान अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था, संविधान है वो हम बात करें चाहे केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की, तो इन दोनों में क्या है, आरक्षण की व्यवस्था करता है। अब आरक्षण की व्यवस्था कहां कहां करता है, तो ध्यान रखना कि हम बात करें लोकसभा जो केंद्र में है और जो विधानसभा जो विभिन्न राज्यों में है, इनमें क्या है कि आरक्षण की व्यवस्था कर रखी है। जैसा इसमें स्पष्ट कहा गया कि संविधान अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था करता है, ताकि इनकी समूह को भी क्या है कि अपनी भागीदारी निभाने का, अपने वर्गों का प्रतिनिधित्व करने का समान रूप से अवसर मिले। और संविधान भी यही चाहता है कि कोई भी अपने आप को असहाय, मजबूर, दीनहीन नहीं समझे, उनको भी क्या है कि अन्य वर्गों के समान, अन्य समूहों के समान, अन्य जातियों के समान समझा जाए। इसके लिए संविधान है वो भी आरक्षण की व्यवस्था करता है और आरक्षण इन्हें जो वर्ग है अनुसूचित जातियों, जनजातियों को उपलब्ध करवाता है। प्रारंभ में आरक्षण की व्यवस्था 10 वर्षों के लिए। अब बात आती है कि आरक्षण की व्यवस्था है उसका समय किस प्रकार से निर्धारित होता है और क्या आरक्षण की व्यवस्था प्रारंभ में की गई उसके बाद में समाप्त हो गई या वर्तमान समय तक बनी हुई है, और प्रमुख रूप से इस आरक्षण के तहत किन को विशेष है वो लाभ मिलता है। तो ध्यान रखना कि प्रारंभ में आरक्षण की जो व्यवस्था है कितने वर्षों के लिए की गई थी, 10 वर्षों के लिए की गई थी। कितने वर्षों के लिए? प्रारंभ में आरक्षण यानी विशेष संरक्षण की जो व्यवस्था है वो कितने वर्षों के लिए की गई थी? 10 वर्षों के लिए की गई थी। आगे बात आती है आरक्षण की अवधि समाप्त होने पर संसद इसे आगे बढ़ाने का निर्णय करती है। जब आरक्षण की जो समय निर्धारित किया गया आरक्षण का, वो समय जब समाप्त हो जाता है तो बाद में क्या है कि संसद है वो इस आरक्षण को आगे बढ़ा देती है। यानी 10 वर्ष के लिए निर्धारित कर दिया गया आरक्षण, लेकिन उसके बाद में आरक्षण को सरकार समाप्त नहीं करती। सरकार है आरक्षण की व्यवस्था बनाए रखने के लिए वापस संसद में इस आरक्षण को बढ़ा देती है और इसका कार्यकाल वापस आगे बढ़ जाता है। 126वें संशोधन के द्वारा आरक्षण 25 जनवरी
2030 तक बढ़ाया गया है। हमने बात की कि सरकार है वो समय समय पे आरक्षण की व्यवस्था है उसको समाप्त नहीं करके बढ़ाती है। और प्रारंभ में हमने बात की कि आरक्षण है वो 10 वर्षों के लिए इन्हें जातियों को दिया गया था, लेकिन बाद में आरक्षण है वो संसद ने बढ़ा दिया गया। तो बात आती है संसद ने कौन से संशोधन के द्वारा और कब तक है वो आरक्षण को बढ़ाया। तो ध्यान रखना 126वें कौन से 126वें संशोधन के द्वारा आरक्षण की व्यवस्था को 25 जनवरी कब तक है 25 जनवरी 2030 तक है वो बढ़ाया गया है। और प्रत्येक समय जब आरक्षण समाप्त हो जाता है तो सरकार वापस इस आरक्षण की व्यवस्था को आगे बढ़ा देती है ताकि इनको विशेष लाभ है, विशेष सहभागिता है, ये जो दल पिछड़े हुए हैं अपने आप को असहाय महसूस नहीं करे और इनको समान सहभागिता है वो राजनीतिक क्षेत्र में मिले। आगे बात आती है लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में। लोकसभा में जो निर्वाचित सीटें हैं 543, इन सीटों में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र हैं उनको कितनी सीटें उपलब्ध करवाई जाती है, कितनी सीटें इनको दी जाती है। तो बात आती है सबसे पहले कि 543 सीटों में से जो लोकसभा की है उसमें से 79 जो सीटें हैं 79 है वो तो दी जाती है अनुसूचित जाति को। कितनी सीटें 79 तो अनुसूचित जाति को, और 41 सीटें हैं वो अनुसूचित जनजाति को लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था इन सीटों के लिए दी जाती है। ध्यान रखना 79 तो अनुसूचित जाति के लिए और 41 अनुसूचित जनजाति के लिए। ये तो वर्तमान हम क्षेत्र की बात करें, समय की बात करें उसके अनुसार है, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन है या अपन ये कहें कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अधिकतम कितनी सीटें हैं वो प्रमुख संसद द्वारा तय की गई है। तो ध्यान रखना अधिकतम में अनुसूचित जाति की सीटें हो सकती है, यानी अधिकतम सीटों की बात करें पहले जब चुनाव हुए तब 79 सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के लिए थी, लेकिन अधिकतम सीटों की अगर बात करें तो अधिकतम जो सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के लिए हो सकती है। कितनी हो सकती है 84 सीटें, 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए हो सकती है। और बात आती है अधिकतम अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें हो सकती है। हमने ऊपर बात की अनुसूचित जाति की 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें हो सकती है 47 सीटें हो सकती है। आगे बात आती है परिसीमन आयोग की। परिसीमन आयोग है वो क्या होता है, तो ध्यान रखना भारत की सभी लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की पुनः सीमाओं का निर्धारण करना। परिसीमन आयोग का प्रमुख कार्य ये होता है कि चुनाव से पहले लोकसभा और विधानसभा के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, जो चुनाव क्षेत्र हैं, उनकी सीमाओं का निर्धारित करना प्रमुख कार्य है वो परिसीमन आयोग करता है। ध्यान रखना लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव क्षेत्र हैं, इनको निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं हमें, उनकी सीमा यानी उनके क्षेत्र का निर्धारण करने का जो प्रमुख कार्य है वो कौन से आयोग का होता है, परिसीमन आयोग का होता है। आगे बात आती है कि परिसीमन आयोग को भारतीय सीमा आयोग भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि परिसीमन आयोग है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना परिसीमन आयोग को भारतीय सीमा आयोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भारतीय सीमा आयोग भी परिसीमन आयोग को कहते हैं। आगे बात आती है संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार सरकार हर एक दशक बाद परिसीमन आयोग का गठन करती है। अब आती है कि सरकार है वो परिसीमन आयोग का गठन है वो कौन से अनुच्छेद के अनुसार और कितने दशक के बाद में करती है। तो ध्यान रखना सरकार है वो संविधान के अनुच्छेद 82 यानी 82 के अनुसार सरकार है वो हर एक दशक में, हर एक दशक का मतलब होता है प्रत्येक 10 वर्ष के बाद परिसीमन आयोग का गठन करती है। अब बात आती है कि परिसीमन आयोग है उसके जो अध्यक्ष है वो कौन होते हैं। तो ध्यान रखना परिसीमन आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं वो परिसीमन आयोग के प्रमुख अध्यक्ष होते हैं।